कॉकरोच प्रोटेस्ट के दुबई कनेक्शन पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जंतर मंतर पर दुबई की कंपनी से 23 कर्मचारियों को भेजा गया। 23 दुबई बेस्ड बिजनेसमैन 23 लोगों को वहां से टिकट दे करके इस आंदोलन में भेजे थे। जेडीयू एमपी संजय झा की संसद में बड़ी मांग, छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश की जांच हो। ये भी जांच का बात बनता है कि कौन लोग इस आंदोलन में, छात्रों की बात सही थी, उनकी भावनाएं सही थी, लेकिन ऐसे कौन लोग इस ये गृह मंत्री को जांच करना चाहिए, पता करना चाहिए कौन लोग। दिल्ली पुलिस महासंघ ने घायल पुलिस कर्मियों के समर्थन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच प्रोटेस्ट का असली सच क्या है, इसको लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब जेडीयू के सांसद ने संसद में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसके बाद अब राजनीति गर्मा गई है। दरअसल जेडीयू के जो सांसद हैं संजय झा, उनकी तरफ से यह खुलासा किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुबई की एक कंपनी ने 23 कर्मचारियों को जंतर मंतर पर भेजा था। क्या यह महज संयोग है या छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की बड़ी साजिश? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है और उन्होंने इस मामले में जांच की मांग भी की है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह आंदोलन अब छात्रों का नहीं रह गया है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है। दरअसल दुबई में व्यापारियों ने नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 23 लोगों को भेजा, ये खबरें चल रही थी। और अब जेडीयू के सांसद संजय झा ने संसद में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने एक मलयालम चैनल पर देखा कि इस विरोध प्रदर्शन से उनका क्या संबंध था। छात्र आंदोलन को हाईजैक करने के ऐसे प्रयास की जांच होनी चाहिए। अमित शाह को ऐसे तत्वों की जांच करनी चाहिए, ये बड़ी मांग उनके जरिए की गई है। मैं देख रहा था कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो मैं एक मलयाली चैनल भी देख रहा था। मलयालम चैनल में सर्फिंग कर रहा था और मैं देखा कि 23 दुबई बेस्ड बिजनेसमैन 23 लोगों को वहां से टिकट दे करके इस आंदोलन में भेजे थे। उनका क्या नीटनेस से लेना देना था? और ये उनका क्या नीटनेस था? ये जांच करनी चाहिए। ये जांच Please, no. Please sit down. He's not yielding. Please sit down. He's making a statement. Please, come on. Please. No, why are you yielding? I'm not allowing you to yield. No, not required. Continue. Not required. Please continue. Please sit down. I'm not allowing anyone. Please come. Please speak. I'm not allowing anyone. Please continue. Please continue. Please sit down. Not allowing anyone. Please continue. गृह मंत्री जी को No, I'm not continuing. Please continue. Not allowing. Continue. I'm not allowing. He's not yielding. Please continue. Please. ये भी जांच का बात बनता है कि कौन लोग इस आंदोलन में, छात्रों की बात सही थी, उनकी भावनाएं सही थी, लेकिन ऐसे कौन लोग इस ये गृह मंत्री को भी जांच करना चाहिए, पता करना चाहिए कौन लोग He's not yielding. Please continue. ये कर रहे थे। Are you yielding or are you? तो कुल मिलाकर उनके इस दावे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो विदेशी फंडिंग की बात हो रही है, क्या वो फंडिंग दुबई से आ रही है? सवाल उठ रहे हैं।
इस पूरे मामले में क्या वाकई विदेशी कनेक्शन है, इस मामले को लेकर ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो छात्रों को कौन फंडिंग कर रहा था, कौन जो है इस आंदोलन को चला रहा था, ये कई सारे सवाल हैं जो इस दावे के बाद अब शुरू हो गए हैं, जिसकी जांच पड़ताल की मांग भी हो रही है। हालांकि इस बीच कॉकरोच प्रोटेस्ट में जिस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए, अब उनके समर्थन में पुलिस महासंघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाया है कि घायल जवानों के लिए उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दिल्ली पुलिस महासंघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने संसद में बैठे नेताओं की बयानबाजी पर भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों से जुड़ी जो बयानबाजी हो रही है वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नेता पुलिस अधिकारी या कानूनी विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं है। कुकरेती ने केंद्रीय गृह मंत्री को सीधे जिम्मेदार ठहराने वाले बयानों को पूरी तरीके से गलत बताया। उन्होंने पैलेट गन के बारे में जनता में फैलाई जा रही गलतफहमी को भी दूर किया। कुकरेती ने स्पष्ट किया कि आम जनता को पैलेट गन की सही जानकारी नहीं है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना गलत बताया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मेरा नाम केपी कुकरेती है, मैं एसीपी रिटायर्ड हुआ हूँ और लास्टली आई वाज एसीपी बसंत हूँ। फॉर लास्ट 3.5 years आई हैंडल्ड द JNU वेरी वेल और कोई ऐसी नौबत आई नहीं। तो शुरू करने से पहले माय रेफरेंस विद ड्यू रिगार्ड्स टू हमारे विद्वान साहब जो हमारे DG एज वेल एज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने टाइम निकाला इस एक जस्ट कॉज के लिए। तो सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने बेस्ट रूल से होके और इस एक जस्ट कॉज के लिए आप यहाँ पर आए और तमाम जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी को शुरू किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिंग अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया, वन साइडेड, दैट इसमें एक्सेसेस हुई हैं। लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज हैं, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने पहले 38 इयर्स में हैंडल किया है और जो हमने देखे हैं ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आती हैं और ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि जहां पर इमिनेंट थ्रेट टू लाइफ होता है। तो इसलिए काइंडली आवर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवर दीज स्टेटमेंट्स हैव नो बेयरिंग ऑन द गवर्नमेंट एक्शन, ऑन द एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच हैज रियली गिवन अ वेरी बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स, उसमें भी कोई बेयरिंग नहीं है। वो अपनी काम गवर्नमेंट का जो है अपनी जगह काम है और वो सुचारू हमें उसमें कोई संतोषजनक एक वो मिली है कि दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ तक कि एपेक्स कोर्ट ने भी एक बड़ा बैलेंस व्यू लिया। तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि हम एक सिर्फ सॉलिडरिटी के लिए यहाँ पर आए हैं कि आखिरकार आगे आने वाले समय में पुलिसमैन को ग्राउंड पे डीमोरलाइज ना हो वो और वो उसी जील और उसी एंथुजियाज्म के साथ में वो ड्यूटी कर सके। तो मैंने आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया है। और क्योंकि इतना ज़्यादा वन साइडेड डिफरेंट क्वार्टर से अटैक्स हो रहे हैं, अब जब गवर्नमेंट का देखिए सेटलमेंट हो गया है, प्रोटेस्टर से एक एग्रीमेंट बन चुका था, उसके बाद भी कई लोग 156, 173, 4 में कोर्ट्स में जा रहे हैं, कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में दे रहे हैं। तो ये एक तरह से ये एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट डालता है नीचे। तीसरी बात कि जो स्टेटमेंट्स को सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम है, जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स का काम है कि गलत चीज को ना स्प्रेड होने देना। पार्लियामेंट के फ्लोर में कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने, ना तो वो पुलिस अफसर रहे, ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की, ना वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, पता नहीं किस ग्राउंड पे वो एक अपना वो दे रहे हैं कि भाई उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और आम पब्लिक जो हमारे देश की जनता है उसको कानून की इतनी नॉलेज नहीं है कि साहब होम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं और ये तो सब उनके ऑर्डर से हुआ है, ये पैलेट गन्स
क्या होती है पैलेट गन्स का, एक हवा बना दिया है पैलेट गन्स का। अरे भाई पैलेट गन्स क्या होती है ये आम जनता को नहीं पता, प्रेस को पता है, हमें पता है, इवन आपको भी नहीं पता होगा। पहले आप पढ़िए कि क्या है वो। तो वो एक बड़ा भ्रामक स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक के पास गया, आम जनता के पास गया है कि भाई ये इस तरह से, और ये हम गृह मंत्री होम मिनिस्टर देते हैं, जो सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे 38 साल के अनुभव में जेएनयू में बड़े से बड़े स्टर हुए हैं, नजीब आप में से होंगे, जिसमें कन्हैया वाला सेडिशन केस था, आप लोग वहां रहे होंगे। एक भी व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने हमारे खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट करी बताइए? क्यों? क्योंकि उसको पुलिस ने डेमोक्रेटिक तरीके से, स्टैंडिंग ऑर्डर के तरीके से, ह्यूमन राइट की इज्जत करते हुए उन स्टूडेंट्स को हैंडल किया, इसलिए उनको कोई भी हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। तो जो चौथी बात मैं कहना चाहता हूं वो यही कहना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर से ऐसे भ्रामक मत स्टेटमेंट दीजिए। देखिए चौथी बात मेरी है, देयर इज नो टू सेट ऑफ रूल्स, एक आम जनता के लिए और एक अगर आप कुछ भी है, अथॉरिटी में है, पार्लियामेंट में है, आप एकदम जाके धरना दे सकते हैं कहीं पर, लेकिन बाकी लोग नहीं दे सकते। जहां तक देखिए स्टूडेंट का सवाल है, मैं क्लियरली बताऊं, हमारे भी बच्चे हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल प्रदर्शन होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? हमने देखे, पता नहीं कितने हजारों प्रदर्शन हमने देखे होंगे, लेकिन जब एक क्राउड कंट्रोल, पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्राउड कंट्रोल एक अलग चीज है, वो आसानी से हो जाती है, लेकिन मॉब फ्रेंजी जब चार्ज होता है एटमॉस्फेयर, जब अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, एक एक मेंबर उसका रिस्पॉन्सिबल है। कानून की भाषा में जितने भी बड़े एक्सपर्ट लॉ के सुन रहे हो मेरी बात को, एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज एन अक्यूज। एंड चौथी बात कि भाई आप जो अगर मॉब फ्रेंजी हो गई, आप प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा, आपको बोला कि मजमा खिलाफ कानून आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपने ये किया, तो फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते, तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती। और वो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, प्रोपोर्शनेट थ्रेट है, तो वो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, मौके पे लेगा। वहां पर ना गवर्नर साहब, ना सीएम, ना होम मिनिस्टर, मौके का सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान और पब्लिक की जान और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे पार्लियामेंटेरियन है, उनको कैसे बचाना है। इससे बड़ी अराजकता क्या होती कि अगर लोग पार्लियामेंट में घुस जाते। हमारे पूरे इंटरनेशनली हमको एक फीलिंग, शेम की फीलिंग आती है कि साहब क्या हमारे भारतवर्ष की पुलिस सक्षम नहीं है। तो अगली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि भी जो भी सिस्टम होता है, जहां पर कमिश्नर सिस्टम है वहां पर मौके का अधिकारी हुक्म देता है, चाहे टीयर गैस चलानी हो, चाहे वो पैलेट गन चलानी हो, चाहे वो डंडा चलाना हो, लाठीचार्ज करना हो। तो लेकिन ये जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहां पर डीएम और एसडीएम को बुलाते हैं, वो हुक्म देता है। मैं क्लैरिटी दे दूं आपको। लेकिन जहां कमिश्नर सिस्टम है, दिल्ली है, यहां पर ऑन द स्पॉट हमारी लाइफ में, और विवेक भूषण एसीपी पार्लियामेंट स्टेट रहे, कम से कम हमने सैकड़ों प्रदर्शन अटेंड किए हैं, आज तक कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं करी कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है। हाँ, कोलेटरल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, कोलेटरल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, ऐसे में हुए थे। चाहे किसी भी प्रदर्शन में आप लीजिए, किसी भी प्रदर्शन में आपने अटेंड किया, वो हो सकते हैं। अगली बात, हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहाँ आज उनके खड़े हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं। और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है,
जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत, हमें बच्चों के भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए, सभी को देख के दुख हुआ है, लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहाँ एक्सप्रेस करें। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जितना कि एक आम जनता के लिए, सिटीजन के लिए, उतना ही पुलिस अधिकारी के लिए भी है। हाँ, और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मॉब फ्रेंजी में जहां पर जान का खतरा बना हुआ हो, लिंचिंग हो रही हो, वहां पर ट्रेनिंग, एसओपी, वहां पर बाकी की सारी चीजें मौके के अफसर को नहीं याद आती, क्योंकि सबसे पहला काम उसको जान बचाना होता है। लेकिन फिर भी 128 कर्मियों के घायल होने का मतलब इट स्पीक्स इन वॉल्यूम कि रेस्ट्रेंट पुलिस ने दिखाया है। अगर एजिटेटर्स को चोटें आई हैं, जो मेरी सहानुभूति है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे इस उम्र के हैं, जनजी की उम्र के हैं, उनके भी ख्यालात हमसे डिफरेंट है और हम बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं करते। लेकिन हमें किसने मारा? 128 पुलिस कर्मियों को किसने मारा? अगर हमने उनको मारा तो हमें किसने मारा? ये बात का जवाब हमें चाहिए कि इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं सरकार की जो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, बहुत ही संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ने जो बहुत ही बैलेंस जजमेंट दिया है, उसमें हमें कुछ भी नहीं कहना है। और मैं आपको आखिर में मेरी सहानुभूति है जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी डेमोन्स्ट्रेटर्स को, जो इनोसेंट थे, जो स्टूडेंट हैं, उनको अगर किसी तरह से क्षति पहुंची है, जो मॉब फ्रेंजी, नोट कर लीजिए, मॉब फ्रेंजी अनलॉफुल असेंबली में एक आदमी के साथ वार्तालाप, एक आदमी के साथ 1-to-1 बात नहीं कर सकती पुलिस, एक साथ ही उसको एक्शन लेना पड़ता है डिस्पर्स करने के लिए। तो इसलिए अगर उनको कोई कोलेटरल डैमेज हुआ हो, उन बच्चों के प्रति भी हम उनके पेरेंट्स की उम्र के हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है। और आने वाली ये हमारी जो 60% की जनरेशन है, इनकी अपना आवाज उठाएं, लेकिन संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। ओवरफ्लो ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आइए, अगर बैरिकेड नहीं क्रॉस होता तो बगैर परमिशन के वो लोग कर ही रहे थे। भाई प्रदर्शन तो चल ही रहा था ना, और कई लोगों ने कई धरने दिए हैं पीएम हाउस के बाहर, उन्होंने कौन से परमिशन ले लिए? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर मेरे लिए कानून नहीं है, दूसरे के लिए कानून है, ये नहीं होना चाहिए। कानून हमारे लिए भी है, पुलिस कर्मियों के लिए, और सिविलियन के लिए भी है, सिटीजन्स के लिए भी है। कानून सबके लिए है, कानून का इकबाल देश में होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये तमाम जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि छात्रों के संवैधानिक और मौलिक अधिकार का वो समर्थन करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि विरोध प्रदर्शन होते हैं और होने भी चाहिए। हालांकि उन्होंने भीड़ नियंत्रण को लेकर एक अलग विषय बताया। उन्होंने कहा कि भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जब भीड़ हिंसक और अनियंत्रित हो जाती है तो स्थिति बदल जाती है। और भी बाकी दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड और तमाम अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहते हुए विपक्ष के तमाम आरोपों पर भी जवाब दिया और किस तरीके से इसमें भी राजनीति हो रही है इसका भी उन्होंने जानकारी दी। मित्रों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है जो मुझे जान करके कि प्रशासन ने आपको मना किया कि वहां जंतर मंतर पर ना जाइए। तो आपने एक चीज़ मैं मीडिया को बताना चाहता हूं, जो सर्विंग जवान हम लोग हैं, दो मुख्य एक्ट हैं जिससे हम गवर्न होते हैं। एक होता है पुलिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, इंटेलिजेंस के लिए भी है इंटेलिजेंस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1985, और एक है इंसाइटमेंट टू पुलिस डिसअफेक्शन एक्ट। हमारे राइट रिस्ट्रिक्टेड हैं। हम जो सर्विंग जवान हैं वो कोई संगठन नहीं बना सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते, किसी ट्रेड यूनियन में शामिल नहीं हो सकते। और मुझे फक्र है हम लोग उसका पालन करते हैं। और आज हमारे रिटायर्ड अधिकारियों को कहा गया कि वहाँ पर मत जाइए, तो आपके अंदर वही ब्लड में है, वही कानून मानने का जो आपने यहाँ पर आयोजन किया, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मित्रों, मैंने तो तमाम जिले देखे हैं, ऑपरेशंस में खुद भाग दिया हूँ। 2-3 चीज़ें मैं कह करके तब
उस मामले में। ये जो हमारी फोर्स होती है, अगर इंस्पेक्टर है तो उसके अंदर की फोर्स उसका लीडर है, इंस्पेक्टर अपने थाने का लीडर है, एसीपी अपने एरिया का है, इसी तरह से वो डीजीपी पूरे प्रदेश का लीडर होता है। और मुझे फख्र है, मैंने 3.5 लाख की फोर्स को कमांड किया है, जिसमें 460 IPS ऑफिसर हैं। मित्रों, जब स्थिति होती है, हम साथ साथ अपने जवानों को देखते हैं, अपना दफ्तर देखते हैं, एबीट देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो हाथ में राइफल भी लेते हैं। मैं SP पीलीभीत था। सितंबर 87 हमारे 2 सिपाहियों को भिंडरवाला टाइगर फोर्स ने मार दिया। वो कंधे पर राइफल लिए हुए साइकिल से चले जा रहे थे, मार दिया। पंजाब का एक्सटेंशन था उस समय पीलीभीत। मैंने अपने DG से कहा था, आई विल गो टू पंजाब। मेरे DG साहब तो है नहीं, 54 बैच का राजनाथ गुप्ता साहब। उन्होंने कहा, आई डोंट वांट माई IPS ऑफिसर टू बी किल्ड। मैंने कहा, साहब दिस इज माई ऑक्यूपेशनल हजार्ड। हमारा एक एडिशनल SP, 6 DSP। मैंने पूछा, पंजाब चलना, जो डरेगा वो नहीं जाएगा। मैंने देखा वो डर रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैं 10 अपने PAC के जवानों के साथ, 2 इंस्पेक्टर BK त्यागी, महेश शर्मा और 2 ड्राइवर के साथ अमृतसर गया था। उस समय तरन तारण, सिरहाली, हरीके, जंडियाला, गुरु बंडाला, गुरदासपुर, वहाँ मैंने ऑपरेट किया अक्टूबर 87 में। उसका खामियाजा भी भुगता, 3 बार मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुए। तो ये कहना चाहता हूँ, अगर हम लीडर ऑफ द फोर्स हैं, देन वी हैव टू लीड। और ये हमारे जवानों में ये प्रवृत्ति है। इसी तरह से मैंने कहा, मैं चंबल ऑपरेशन उन जिलों में रहा हूँ जहाँ डकैतों से भी लड़ा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली में हुआ, इसमें मैं अपने जवानों को साधुवाद देता हूँ कि जहाँ हमारे लोग कागज 128 लोग घायल हो गए, कई हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मीडिया के लोग घायल हैं, उसका फुटेज है। और यहाँ पर यह प्रयास हुआ कि साहब किसी तरह से पुलिस उकसावे में गोली चला दे। और अगर यही चाहते थे, और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, ये डीप स्टेट इसमें जुड़ा हुआ था, जो हमारे देश के खिलाफ है, डीप स्टेट। 23 लोग तो दुबई से आए, उनके लिए बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट सबकी व्यवस्था की गई। वो खाली भाग लेने नहीं आए थे, वो आए थे ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिससे देश में अराजकता पैदा कर सके। तो हमारे जवानों ने जो बड़े ही संयम से काम लिया, उनको दोबारा मैं साधुवाद देता हूं। तो आपने तमाम रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को सुना, जो सीधे तौर पर इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि पुलिस कर्मियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनके लिए कोई न्याय की मांग नहीं कर रहा है, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और ये चीजें तो हमने सीधे तौर पर देखी कि किस तरीके से राहुल गांधी, उनके जो पार्टी के नेता हैं, वो पुलिस कर्मियों पर हमले हुए हैं। उनके परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, इमरान मसूद जैसे नेता, कि पुलिसकर्मी को नौकरी पे भेजा किस लिए गया है, इसीलिए भेजा गया है। तो ये उनका जवाब है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी देश में कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।